हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं सभी। तो ये साइंस के बहुविकल्प क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और जिसने भी ये वीडियो देख ली उसका ये समझो कि बेड़ा पार है। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्प टाइप के आएंगे साइंस के, कुछ वीडियो मैंने डाल दिए हैं चैनल पर और कुछ ये वीडियो, इसमें जो है 60 के लगभग क्वेश्चन मिलेंगे और इन्हीं क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी। चलिए, धातु वे तत्व हैं। पहला जो इसका क्वेश्चन है वो है, धातु वे तत्व हैं जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिनमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जो हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, जो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है वही हमारी धातु कहलाती है। बाकी ये जितने भी टाइप हैं ये सारे हैं अधातु के। अधातु में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, हथौड़े से पीटने पर वे छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होती हैं। ठीक है, धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। क्वेश्चन नंबर 2, धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है उनमें से कौन सी है। तो वो धातु है बच्चों पारा। ठीक है, इसका सूत्र होता है Hg, इसे मरकरी भी बोला जाता है। ओके, ये सब जो है सामान्य ताप पर जो है पारा जो है द्रव होती है और ये द्रव जो है ये धातु है एक। ठीक है, वैसे धातु ठोस होती है लेकिन द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, पारा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, या फिर उभयधर्मी होते हैं, या फिर उदासीन होते हैं, ये बताना है। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं बच्चों उभयधर्मी। कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का कमेंट्स बॉक्स में आप जवाब दोगे। मैं इस क्वेश्चन को जो है अभी आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है ना, ठीक है, और इसका सही आंसर ये रहा, समझे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। उपधातु कौन सी है इनमें से बतानी है उपधातु कौन सी है। सोडियम है, मरकरी है, कॉपर है या एंटीमनी है। तो इसमें से जो उपधातु है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी, एंटीमनी। ओके, ठीक है, तो अब चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ को। इसमें से बताइए पीतल क्या है, विषमांगी मिश्रण है या यौगिक है या उपधातु है या मिश्र धातु है। तो पीतल जो होता है वो एक मिश्र धातु होती है। क्या होती है, मिश्र धातु। पीतल क्या होता है, एक मिश्र धातु होती है, इतना ध्यान रखना है बस। ओके, फटाफट से कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये, मिश्र धातु कांसा में जो मिश्र धातु होती है हमारी कांसा, उसमें कौन कौन सा मिश्रण होता है। कॉपर और टीन का होता है, या कॉपर और जिंक का होता है, या जिंक और टीन का होता है, या फिर एल्यूमिनियम और जिंक का होता है। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है हमारी मिश्र धातु कांसा। ओके, तो चलते हैं अपने 7 क्वेश्चन की तरफ को। कांसे की प्रतिमा बनी होती है, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखो कैसे, और ये 2012 में आया हुआ है। ठीक है, 2017 में इससे ऊपर वाला आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांसे की जो प्रतिमाएं बनी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, कॉपर या जिंक की बनी होती हैं। देखो कांसा किससे बनता है, कॉपर और जिंक से। तो यहाँ पे कॉपर और जिंक, ये भी इसका यही ऑप्शन है। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8वां क्वेश्चन। और ये 8वां क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, अमलगम क्या होते हैं। अमलगम उपधातु है, मिश्र धातु है, विषमांगी मिश्रण है या फिर यौगिक है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताओगे कि ये जो है अमलगम जो होती है वो कौन सी है। कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको इसका आंसर। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को जमा कर सकती है। तो इनमें से कौन सी धातु है वो जो कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को जमा कर सकती है। तो इसका जो सही देखो, मरकरी है, आयरन है, प्लेटिनम है, गोल्ड है। तो इनमें से आप लोग बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, जल्दी से फटाफट बताओ कमेंट्स करके। तो वो धातु है हमारी बच्चों आयरन। क्या नाम है उस धातु का, वो धातु है हमारी आयरन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका बी करेक्ट। ठीक है, तो धातुओं में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को जमा कर सकती है। तो उसका सही आंसर होगा आयरन, लोहा, और इसका सही फॉर्मूला होता है Fe।
ठीक है, लोहा जो होता है वो कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को जमा कर सकता है, ठीक है ना। तो अब चलिए 10वें क्वेश्चन पे। तो मुद्रा धातु इनमें से कौन सी है? मुद्रा धातु जिनकी मुद्राएं बनाई जा सकती हैं, जिंक है, सिल्वर है, ये जी सिल्वर का होता है, ये है मैग्नीशियम और ये है सोडियम, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है इसका सोडियम। तो इनमें से कौन सी मुद्रा धातु है? तो मुद्रा धातु है ऑप्शन नंबर बी, जो सिल्वर होता है, चांदी, ये क्या होती है? मुद्रा धातु होती है। याद रखना बच्चों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, और इन्हीं में से आपको जो क्वेश्चन ऐसा कैसे छपा छपाया क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 11वें क्वेश्चन को। 11वां क्वेश्चन क्या है? धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, वो धातु कौन सी है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो बताइए बच्चों। जो धातु सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, तो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, या फिर सिल्वर है, या पीटी है। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, या पीटी है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस एल्यूमिनियम जो है वो ऐसी धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। आपके लिए छांट छांट के क्वेश्चन लाया हूँ बच्चों, बिल्कुल छांट के सारे क्वेश्चन, ठीक है। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल जिसमें OH ग्रुप होगा, देखो OH ग्रुप, वो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। लेकिन अब तुम कहोगे कि OH तो सारों में आ रहा है, OH तो सभी में आ रहा है, तो ये देखना पड़ेगा। जो प्रोपेन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, 2n+2 होता है। और जब हम उसमें से एक हाइड्रोजन इसमें से हटा लेंगे और उसकी जगह OH समूह जोड़ेंगे, तब बनता है ओल, यानी कि प्रोपेन की जगह हो जाएगा प्रोपेनॉल, ओके। तो यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ CN की जगह हमने 3 रखा, देखो CNN 3 रखा हुआ है, 3 3 3, पहले 3 चेक करके देखेंगे हम। तो C3H 2 गुना 3 2n हो गया यहाँ तक +2। तो अब यहाँ पे देखो कितना आता है, C3H 2 3 6 2 8, C3H8 हो गया ये। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा और OH आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाएगा? OH आ जाएगा, 7 हाइड्रोजन बचेंगे। तो 7 किस में आ रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी में, C3H7OH, ठीक है ना। तो ये हो गया 12वें क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखते रहना बच्चों, ठीक है। तो इसका 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन क्या है? ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? देखो, अगर ओल लग रहा है तो क्रियात्मक समूह होगा OH, ठीक है। अगर लास्ट में ओन लग रहा है तो CO होगा समूह, कौन सा? CO, कार्बोनिल समूह होता है CO। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O। तो ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड O, समझ गए। और ब्यूट पर नाम कब पड़ता है? जब 4 कार्बन होते हैं तब ब्यूट पर नाम पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये क्रियात्मक समूह पूछा है तो इसलिए यहाँ पे ये क्रियात्मक समूह होगा, ध्यान रखना बच्चों इसको। और आगे चलिए, ये जो 3 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इस बार एग्जाम में पूछे जाने की इनकी पूरी संभावना है। एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, अभी बताया था मैंने ऊपर। निम्नलिखित में एल्कीन का सूत्र, एक तो होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन, ठीक है। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n बस, और यहाँ पे एल्केन होता है CnH2n+2, और एल्काइनों में बस +2 की जगह -2 आ जाता है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें पूछा है, 15वें क्वेश्चन में पूछा है बच्चों निम्नलिखित से एल्कीन कौन सा है? तो एल्कीन में C3 तो देखो सब में ही आ रहा है, तो N की वैल्यू मिलेगी हमें कितनी है? 3। तो H 2 की और 3 में गुना कर दो, 2 3 6, तो 6 देख लो किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में एल्कीन का सूत्र C3H6 है, ओके। चले आगे। चलिए, जिसने भी ये वीडियो देख ली बेड़ा पार है उसका 10th क्लास में ठीक है बच्चों। आगे चलिए, अब है CH3CO, CH3 का IUPAC नाम बताओ। अब देखो इसमें CO ग्रुप आ रहा है, तो मैंने पहले बताया था ओन पे नाम पड़ेगा, लास्ट में क्या आएगा? ओन, ठीक है। अभी पीछे ब्यूटेनॉन था तो उसमें क्रियात्मक समूह क्या आया था? C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब CO ही होता है, कार्बोनिल समूह है। तो इसमें CO आ रहा है, तो इसका मतलब 1 2 3 कार्बन है इसमें, चाहे गिन के देख सकते हो, 1 2 और 3 कार्बन, तो प्रोप पे नाम पड़ेगा, तो इसका मतलब इसका नाम होगा प्रोपेनॉन। लास्ट में नाम क्या लगेगा? ओन, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन, ओके। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। लंबी वीडियो है बच्चों थोड़ा, और ध्यान से देखोगे तो सारे क्वेश्चन समझ में, 20 के 20 क्वेश्चन ऐसे ही टिक कर आओगे,
जाते ही। ठीक है, वीडियो को एक बार पेशेंस रख के देख लो, स्किप मत करना बिल्कुल भी। निम्नलिखित में एल्काइन क्या है? एल्काइन भैया, एल्काइन का सूत्र अभी बताया था, CnH2n-2 होता है। तो हमें अगर n मिल जाए, पहले यहाँ पे देखो 3 3 3 दे रखा है, तो हम पहले 3 ही रख के देखेंगे। तो C3H n में कितने की गुना है? 2 की, 2 तिया 6, 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए और 6 में से 2 गए 4 बचेंगे। तो 4 देख लो किस में आ रहा? C3H4। तो ये आ गया हमारा, ये एल्काइन हो गया। कितना हो गया? एल्काइन। बस फॉर्मूला याद रखो तीनों का, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का, और जो है अपने आप ही ऑप्शन तक पहुंच ही जाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है बच्चों हमारा, जो 19 क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, पहले से देखो, 2 बार 19 आ गया है। 19, निम्नलिखित में सजातीय युग्म कौन सा है? सजातीय युग्म वे युग्म होते हैं जिनमें ग्रुप सेम हो, जिनका ग्रुप सेम हो उन्हें कहेंगे सजातीय युग्म। तो अब ध्यान से देखो, ये क्या है भैया? CH4, ये तो हुआ मैथेन। और ये क्या हुआ भैया? C2H4, देखो C2, C 2 C हो गए। और हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 4। तो एक हाइड्रोजन ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा और एक ये जुड़ा, और डबल बॉन्ड आ गया बीच में, क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, 2 और 3 और एक 4। ठीक है, दोनों कार्बन पर 4 संयोजकता होगी, तो इसका मतलब बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है C2H4 के, और CH4 के बीच में आता है सिंगल बॉन्ड। तो ये तो सजातीय श्रेणी नहीं हुई, ये तो सजातीय युग्म नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये तो हो गया हमारा कैंसिल। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH समूह आ रहा है और यहाँ पे CHO समूह आ रहा है, ये भी सजातीय नहीं है। अब देखो, यहाँ पे CHO समूह आ रहा है, यहाँ पे CHO समूह आ रहा है। CHO समूह होता है बच्चों एल्डिहाइड समूह। कौन सा? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड दोनों मारा, तो इसका मतलब हमारा युग्म मिल गया हमको। सजातीय युग्म क्या हुआ? HCHO CH3CHO। ठीक है, ये इसका सही करेक्ट आंसर है, सजातीय युग्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब की बार पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे चलिए। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन तैयार करने में बड़ी मेहनत लगी है। ठीक है, वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 10th क्लास में बेड़ा पार करवाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, अब आगे देखो, निम्न में क्षारीय धातु कौन सी है? क्षारीय धातु पूछा है बच्चों, तो क्षारीय धातु कौन सी है? सोडियम इनमें क्षारीय धातु है। ये सारी क्षारीय धातु नहीं है, ये बेरिलियम है, ये जिंक है, ये एल्यूमिनियम है। सोडियम कैसी धातु है? क्षारीय। रट लो इसे, क्षारीय धातु कौन सी है इन चारों में? सोडियम। निम्न तत्वों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी? अब देखो, जब हम आवर्त में चलते हैं, आपने पढ़ा होगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी, उसमें Li, Na, K, Rb, Li, एक मिनट, तो ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखो, Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, और 12 किसका होता है? Mg का, और 13 किसका होता है बच्चों? एल्यूमिनियम का। किसका होता है? एल्यूमिनियम का। और 14 किसका होता है? सिलिकॉन का। ये तो सबको पता है। ठीक है, तो ये पूछा है विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम किसकी है? तो जब हम चलेंगे लेफ्ट से राइट आवर्त में, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। लेकिन जब हम लेफ्ट से राइट इधर को चले, ये लेफ्ट से राइट है, ऊपर नीचे में लगा ही रहा हूँ, ऊपर से नीचे, लेकिन इधर से लेफ्ट से राइट है ये। जब ऐसे चलोगे तो तुम्हें पहले Na दिखाई देगा, फिर Mg। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आया वो उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसमें जो सोडियम है उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। ध्यान रखना बच्चों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलो। यूरेनियम क्या है? भैया? यूरेनियम है क्षार धातु है, अधातु है, या रेडियोएक्टिव तत्व है? तो यूरेनियम है बच्चों रेडियोएक्टिव तत्व। ठीक है, रेडियोएक्टिव तत्व वे होते हैं जो प्रकृति में अपना आप ही कम होते रहते हैं, ऐसे तत्वों को रेडियोएक्टिव तत्व कहा जाता है। तो उनमें से यूरेनियम क्या है? रेडियोएक्टिव तत्व है। ठीक है, ये हर देश के पास मतलब कम मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, तो आगे चलो। खैर, उस बात से हमें क्या लेना, पहले यहाँ आ जाओ। अधिक जानकारी के लिए मैंने बता दिया, रेडियोएक्टिव तत्व वे तत्व होते हैं जो प्रकृति में अपना आप ही कम होते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनसे जो किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है बच्चों? यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक तत्व है? आयोडीन है, सोडियम है, ब्रोमीन है, या फिर मैग्नीशियम है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ब्रोमीन जो है इसका सही आंसर होगा। इनमें से विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ब्रोमीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन, तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है उसका परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु संख्या क्या है उसकी? परमाणु क्रमांक कह लो या परमाणु संख्या एक ही बात है।
तो जो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारीय होता है जिसमें OH समूह आता है, क्षारीय, ठीक है, OH KOH, ठीक है। ये क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें से 19 परमाणु क्रमांक किसका है, पोटेशियम का। सोडियम का कितना है, 11, ठीक है, 11 परमाणु, लेकिन 11 इसमें तो कहीं दे नहीं रखा। तो ये क्लोरीन होता है, ये आर्गन होता है और ये सिलिकॉन होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, क्षारीय ऑक्साइड कौन बना हुआ है, तो पोटेशियम बनाता है। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19। तो सभी बच्चे 1 से लेकर और 30 तक, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के परमाणु क्रमांक याद करके जरूर जाएं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन सा है। अब यहाँ पे आ जाओ, सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन सा है भैया। सोडियम है, एल्युमिनियम है, फ्लोरीन है, या फिर क्या है, पोटेशियम है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे जो धन विद्युतीय तत्व होगा भैया हमारा डी होगा। सबसे धन विद्युतीय तत्व कौन सा होगा, डी, पोटेशियम। सोडियम, एल्युमिनियम, फ्लोरीन या फिर पोटेशियम में से पोटेशियम सबसे धन विद्युतीय तत्व है इन 4 तत्वों में। ओके, चलिए। नियोन क्या है, नियोन क्षार धातु है, अकेरिया गैस है, संक्रमण तत्व है या उपधातु है। तो क्षार धातु तो होते हैं पहले वर्ग के तत्व और अकेरिया गैस होते हैं 18वें वर्ग के तत्व। तो 18वें वर्ग तत्वों में ही एक तत्व आता है नियोन। पहला तत्व है हीलियम और उसके बाद आता है नियोन। जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो नियोन ही क्या है हमारा, अकेरिया गैस तत्व है। ओके, याद रखोगे बच्चों। इसके बाद में आर्गन भी अकेरिया गैस है, क्रिप्टॉन भी अकेरिया गैस है, और जो एक तत्व आता है जीनोन, XE, क्या नाम है इसका, XE, जीनोन। जीनोन, जीनोन लो मैं लिख भी देता हूँ, जीनोन, ठीक है, साफ करके लिख देता हूँ। चलो, जीनोन जो होता है ये जीनोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोन पूछ लेता है एग्जाम में, या तो आर्गन पूछेगा, ये तो आर्गन हुआ, और जीनोन होता है XE, XE, जीनोन, ठीक है। और एक है नियोन। तो ये क्या है, अकेरिया गैस। आगे चलिए। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र है MCl2। एक तत्व के क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है भैया, MCl2। इसके ऑक्साइड का सूत्र बताना है। M क्या है, एक धातु, जैसे धातु, जैसे बेरियम BaCl2 हो जा, ठीक है। तो ये भी M क्या है, एक धातु। तो इसके ऑक्साइड का सूत्र बताना है। तो इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा बच्चों MO। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। MO, M कोई धातु है और ये है O, तो ये हो जाएगा MO, धात्विक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इनमें से कौन सा ज़्यादातर विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, मतलब है तो सारे ये विद्युत ऋणात्मक तत्व, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो इसमें नियोन है, फ्लोरीन है, आर्गन है या फिर ब्रोमीन है। तो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। आर्गन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है इन तत्वों में, ठीक है। इन तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, आर्गन। क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, ठीक है, तो सबसे लास्ट में कौन पड़ेगा यहाँ पे, लेफ्ट से राइट चलती बार आर्गन पड़ेगा, ठीक है ना। आर्गन, जब हम किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट चलते हैं तो वहाँ पे जो है आर्गन पड़ेगा, और आर्गन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इन तत्वों में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन किए हैं 27, और ये 27वें क्वेश्चन से दोबारा से स्टार्ट करते हैं हम। ये है बायोलॉजी के क्वेश्चन, ठीक है। बायोलॉजी के क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चों। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दूध के जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं, 24 होते हैं, 32 होते हैं या 28 होते हैं। तो इसका सही आंसर है 20। मनुष्य में जो दांत होते हैं दूध के वो होते हैं 20, ठीक है। मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई कितनी होती है भैया, 5.8, 1.5 या 25 से 30 सेंटीमीटर या फिर 15 फीट। तो इसका सही आंसर है 25 से 30 सेंटीमीटर ग्रास नाल की लंबाई होती है। ओके, 29। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है। चौवर्णक मतलब 4 लगा लो हिसाब से, तो इसके कितनी होगी 4, ठीक है। चौवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है 4। जैसे 6 से स्टार्ट है तो यहाँ चौवर्णक का मतलब 4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है। अमोनिया का जो यूरिया में परिवर्तन करता है अग्नाशय, यकृत, वृक्क या अमाशय। तो इसका सही आंसर है बच्चों यकृत। जल्दी इसलिए किया जा रहा है बच्चों ताकि तुम्हारा रिवीजन फटाफट हो सके, क्योंकि 22 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है यूपी बोर्ड के, ठीक है। उसमें जो है अपनी तैयारी बेहतरीन करनी है। और वीडियो अगर कोई बच्चा देख के जाता है तो उसकी पॉजिटिव सोच हो जाएगी तुरंत, ठीक है ना।
आगे आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण किया जाता है। सुक्रोज के द्वारा किया जाता है, प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, वसा के द्वारा किया जाता है, हार्मोन्स के द्वारा। भैया जो फ्लोएम है, याद रखो फ्लोएम, ये सुक्रोज के द्वारा किया जाता है। सुक्रोज के रूप में जो है भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम के द्वारा, ठीक है, सुक्रोज के रूप में। मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है अणुओं के रूप में। जो मूल रोम, देखो एक तो फ्लोएम होते हैं, मूल रोम जो होते हैं उनके द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण अणुओं के द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है, यौगिकों के द्वारा होता है, या फिर गैसीय के रूप में होता है। तो इसका सही आंसर है बच्चों आयनों के रूप में होता है। मूल रोमों के द्वारा जो खनिज लवणों का अवशोषण होगा वो किसके रूप में होगा? आयनों के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जाइलम वाहिनियाँ बनी होती हैं। जाइलम वाहिनियाँ, जाइलम क्या है? जाइलम वो पार्ट होता है जो जल को जड़ से लेकर ऊपर तक पहुंचा देता है पेड़ पौधों में, ठीक है ना। तो किसके द्वारा पहुंचता है वो? जाइलम के द्वारा। तो जाइलम वाहिनियाँ किसकी बनी होती हैं? ये बनी होती हैं बच्चों जीवित कोशिकाओं की, निर्जीव कोशिकाओं की, या मृत कोशिकाओं की, या फिर प्रोटीन की। तो इसका सही आंसर है मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं जाइलम वाहिनियाँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, ये भी बायोलॉजी के क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखो 34, क्वेश्चन नंबर 34, छांट के लाया हूँ बिल्कुल सारे क्वेश्चन। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है अग्र मस्तिष्क के मेडुला के द्वारा, मध्य मस्तिष्क के मेडुला के द्वारा, पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला के द्वारा, ये मेरुरज्जु के मेडुला के द्वारा। तो इसका सही आंसर है पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला के द्वारा, ठीक है। वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है, वो कौन सी ग्रंथि होती है? जो वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? पहली बात तो अंतःस्रावी पूछा है, और मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है, वो थायराइड होती है, अधिवृक्क होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, या फिर थाइमस होती है। तो उसका सही आंसर है बच्चों थायराइड ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि है ये, जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड, या नाम याद रखो थायराइड, ये अंतःस्रावी ग्रंथि और मस्तिष्क में पाई जाती है, ओके। दो न्यूरॉनों के बीच के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉनों के बीच के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है? सिनेप्स, ये याद रखना है। इंसुलिन के विषय में गलत तथ्य चुनना है हमें, कौन सा गलत है, ठीक है। इंसुलिन नाम तो सुना ही होगा, इंसुलिन के विषय में कौन सा गलत तथ्य है इनमें से? यह अग्नाशय से उत्पन्न होता है, यह बिल्कुल सही बात है। तो यह रुधिर में शर्करा के स्तर का नियमन करता है, बिल्कुल सही बात है इसकी भी। यह शरीर की वृद्धि और विकास का नियमन करता है, इसमें कुछ डाउट लग रहा है, शरीर की वृद्धि नहीं करता ना विकास करता, ठीक है। इसके अपर्याप्त श्रवण से मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? अगर अपर्याप्त श्रावण से अगर ये ज़्यादातर मात्रा में श्रावित हो रहा है तो उससे क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग, ओके। ये भी बिल्कुल बात सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है, यह शरीर की वृद्धि और विकास का नियमन करता है इंसुलिन, तो ये गलत है तथ्य, ठीक है। तो आगे चलिए, अनिषेक फलन यानी कि बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करता है, कौन करता है? हाँ भैया, बीज रहित फलन को प्रोत्साहन कौन करता है? ऑक्सिन करता है, जिब्रेलिन्स करता है, फ्लोरिजेन करता है, या एथिलीन करता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है बीज रहित यानी कि अनिषेक फलन यानी कि बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करता है ऑक्सिन, ओके। निम्न में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? अब देखो किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होगा? वो होगा इंसुलिन की, अभी क्वेश्चन आया था ऊपर, ठीक है। तो ये होगा मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की, ठीक है भैया। आगे चलिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें पढ़ के ही जाना बोर्ड एग्जाम में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष मस्तिष्क के अधरतल पर, मस्तिष्क के पृष्ठतल पर, सेरिबेलम पर, या सेरिब्रम पर? तो ठीक है भैया, 40वां क्वेश्चन है, और मस्तिष्क के अधरतल पर पीयूष ग्रंथि पाई जा, ओके। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अधरतल पर, ठीक है। 41वां क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है? कौन सा पादप हार्मोन्स कोशिका विभाजन में सहायक होता है? साइटोकाइनिन होता है, ऑक्सिन होता है, एथिलीन होता है, या एब्सिलिक एसिड होता है? एब्सिसिक एसिड होता है। तो इसका भैया सही आंसर है जो पादप हार्मोन्स कोशिका विभाजन में सहायक होता है उसका नाम है साइटोकाइनिन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। साइटोकाइनिन जो होता है वो कोशिका विभाजन में सहायता करता है, ओके। और ये एक हार्मोन है, ठीक है। हार्मोन इंसुलिन बनता है, हार्मोन
इंसुलिन बना कहाँ है, इस बात का भी तो पता होना चाहिए कि हार्मोन जो इंसुलिन है वो बनना कहाँ है, पिनियल ग्रंथि के द्वारा बनता है या थायराइड ग्रंथि के द्वारा बनता है, किसके द्वारा बनता है, या अग्नाशय के द्वारा बनता है या पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनता है। तो इसका जो सही आंसर है वो अग्नाशय के द्वारा बनता है, हार्मोन इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन पे एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। ठीक है, ये हो गए 42 क्वेश्चन आपके। ठीक है, वीडियो को दोबारा भी जरूर देख लेना, क्योंकि दोबारा देखने से क्वेश्चन एकदम रट जाएंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है ये लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, दर्पण और लेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना बच्चों। ये देखिए 2020 में 2020 में 2020 में 2020 में ये कैसे हैं, ये उत्तर प्रदेश में जो सेट बनते हैं ना, अलग अलग जो सेट बनते हैं, ये नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही एग्जाम होता है, नहीं, अलग अलग सेट बनते हैं, उन सेट के हैं ये। कोई क्वेश्चन कहीं पर आता, कोई क्वेश्चन कहीं पर, तो ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 5 मीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 5 मीटर। इसकी क्षमता बताओ, तो P बराबर 1/f होता है, उल्टा। ठीक है, मीटर में दे रखा, तो 1/5 करेंगे, जब 1/5 करेंगे, 5 से देंगे 1 को भाग, तो आएगा 0.2 डायोप्टर, 0.2 आएगा जब 5 से 1 को भाग देंगे 2। लेकिन ये अवतल लेंस का पूछा है, अवतल लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जब ऋणात्मक होती है तो भैया इसका आंसर आएगा बी, 0.2 डायोप्टर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा, वायु में अधिक होगा, जल में अधिक होगा, निर्वात में अधिक होगा, या फिर कांच में अधिक होगा। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा जो होगा इनमें से वो किस में होगा, वायु में। वायु में सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग होता है। ओके, समझ गए। और जल में होता है सबसे कम, समझे। अब आते हैं 47 क्वेश्चन की तरफ। एक उत्तल दर्पण की फोकस, दर्पण दिया है, लेंस नहीं दिया, ये भी ध्यान रखना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसकी वक्रता त्रिज्या बताओ। भाई फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन होता है F बराबर R/2। ठीक, फोकस दूरी दे दी 20, तो वक्रता त्रिज्या पूछा है, तो इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर लाके, इसको R पूछा है ना, 2 को इधर ले आएंगे, 2F हो जाएगा। 2 की 40 में गुना करें, 2 की 20 में गुना करेंगे तो कितना आएगा भैया, 40, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, 40। कितना आएगा बच्चों, 40 सेंटीमीटर इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, तो इसलिए धनात्मक है, तो सारे धनात्मक दे रखे हैं प्लस के। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, देखो अब की बार क्या दिया है, गोलीय दर्पण, ना उत्तल दिया ना उत्तल दिया, गोलीय दर्पण दे दिया। वक्रता त्रिज्या कितनी है इसकी, 30 सेंटीमीटर, मतलब R की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 30। ठीक, इसकी फोकस दूरी पूछा है, मतलब F पूछा है, तो F बराबर क्या होता है, R/2, R/2, यानी कि 30 का आधा कर दो, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ओके, तो 15 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। बच्चों जो ऑप्शन लगाने हैं पहली बार में देखते ही लगा देना ऑप्शन, और जो नहीं आ रहे क्वेश्चन उन्हें छोड़ देना बाद के लिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट भी करना है सारा, ये नहीं कि हमें क्वेश्चन पेपर आता है और हम जो है छोटे छोटे क्वेश्चन में ही लगे रहें, बड़े क्वेश्चन भी देखने हैं आगे चल के। ठीक है, सारी तैयारी कराऊंगा, पहले 20 क्वेश्चन ये पक्के करवा दूं, और फिर चैप्टर वाइज जो है वीडियो तुम्हारी आती रहेंगी। ठीक है, मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स में किस चैप्टर पर वीडियो चाहिए। ठीक, किसी वस्तु का आभासी, देखो इसने क्या दिया है, आभासी दिया है, सीधा दिया है, और बड़ा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो उसे प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, इसने कहा वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे, या फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखा जाएगा, या फिर अनंत पर रखा जाएगा, या फिर लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच रखा जाएगा, ये पूछ रहा है। तो भैया इसका सही आंसर होगा, अगर हमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब चाहिए तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, देखो ये मान लिया उत्तल लेंस है, तो इसका प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पे, ये मुखक से प्रकाशिक केंद्र होगा C। ठीक है, और C से जाने वाली जो रेखा है वो सीधी निकल जा। ठीक है, C से जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वो सीधी निकल जाती है बिना विचलित हुए, थोड़ी बहुत विचलित होती है लेकिन माना जाएगा सीधी निकल जाती है। तो प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में, ये प्रथम फोकस हो गया, इसके बीच में कहीं भी वस्तु को रख दो। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से बनेगा बड़ा। ओके, तो ये 6 कंडीशन है, इनको देख के जाना एक बार। ठीक है, कमेंट्स अगर किसी पर ना आती हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखो, मैं वीडियोस पर जो है पर्टिकुलर वीडियोस पर बना के डाल दूंगा। ओके।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 50 क्वेश्चन। कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, उस दर्पण का नाम बताओ। उस दर्पण का नाम बताओ कि वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बना होगा वो। तो उस दर्पण का नाम समतल है, उत्तल है या फिर अवतल है। हमेशा इसमें एक वर्ड आ रहा है सदैव। तो अवतल में भी एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। ओके, तो ये तो अवतल हो नहीं सकता। ठीक है, तो वो कौन सा है, इसमें उत्तल भी दे दिया और समतल भी दे दिया, और फिर साथ साथ क्या दे दिया, समतल या उत्तल भी दे दिया। तो भैया ये दोनों ही हैं, समतल भी और उत्तल भी, इनके द्वारा सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा। ओके, तो चलते हैं भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 51वां क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक, वीडियो अगर बढ़िया लग रही हो तो वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के पास, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दियो और घंटी बजा दियो टनाटन। ठीक है भैया, यह है 51वां क्वेश्चन। समान विद्युत शक्ति के, मतलब विद्युत शक्ति दोनों की समान है, बल्ब की भी और हीटर की भी है विद्युत शक्ति। किसमें अधिक प्रकाश उत्पन्न होगा? भैया प्रकाश तो बल्ब में ही उत्पन्न होगा ज़्यादा। ठीक है, प्रकाश की बात करिए, किसमें अधिक प्रकाश उत्पन्न होगा, तो प्रकाश तो बल्ब में ही उत्पन्न होगा। हाँ, हीट की अगर बात करते तो हीटर में होता। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 52वां क्वेश्चन है। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? भैया देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो होता है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक, और ये होता है ऑप्शन नंबर सी, ये होता है प्रोटॉन पर। बस फर्क इतना है, प्रोटॉन पर प्लस रहे है और इलेक्ट्रॉन पर रहे है माइनस। बाकी दोनों पे होता है सेम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ओके, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, करके जाना बच्चों। ठीक है, प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है ऊपर। बहुत से बच्चे कभी वो ऑप्शन में +19 दे दें और +19 लिखे आओ, -19, और प्लस होता है पहले प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर दोनों जगह माइनस। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये जो है हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देख लेना बच्चे इसको। दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य, दो विद्युत बल्ब है हमारे पास, एक की सामर्थ्य है P1 है 60, दूसरे की वाट। सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट। सामर्थ्य को शक्ति भी बोलते हैं, विद्युत शक्ति। ठीक है, क्षमता भी बोला जाता है। तो P2 कितना दे रखा भैया? 100 वाट। 100 वाट दे दिया। दोनों 220 वोल्ट पर कार्यरत हैं, मतलब 220 वोल्ट पे हैं दोनों। इनके प्रतिरोधों का अनुपात बताओ। तो भैया इनके अगर प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है तो हमें एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा, P बराबर V²/R। ये डायरेक्ट तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये कैसे आता है उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आता है। ठीक है, वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है ना, तो भैया यहाँ पे देखो, एक मिनट। तो P बराबर V²/R, ये फॉर्मूला नीचे संकेत के रूप में लिख भी रहा है, V²/R। तो एक बात बताओ, ध्यान से देखना, P R का उल्टा ना। अगर हमने P1/P2 कर लिया, सपोज करो, तो मतलब जो 1 है, यहाँ पे अगर 1 होता तो यहाँ पे क्या आता, नीचे क्या आता, 1। भाई अगर नीचे आएगा ना 1, तो यहाँ पे R1 आएगा इसके नीचे, और P2 अगर नीचे है तो R2 ऊपर। ऐसा समझ लो इसे, मतलब P1/P2 बराबर R1/R2। और प्रतिरोध होते हैं ये, इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा भैया? प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा, ध्यान से देखना, P1/P2 और बराबर R2/R1। प्रतिरोधों का पूछा है तो प्रतिरोध शुरू में तो R1 ही आया, तो R1/R2 का भी यहाँ से ही निकाल दो। P1/P2 की वैल्यू रखो, और R2/R1 नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा R1/R2। तो R1 इसका उल्टा कर दो, R1/R2 कर, तो इसका भी तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा P2/P1। समझ गए, P2/P1। तो P2 कितना हमारा 100 और P1 कितना है भैया 60। ठीक है, तो इससे तो कट गई 0 से 0, तो 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो कितना आया भैया? 5/3। कितना आया? 5/3। एक बार और करके दिखा देता हूँ तुम्हें। 100 तो है हमारा P2 और ये है 60। जब हम इससे इसको काटेंगे तो बचेगा 10/6। तो 10/6 को 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो यहाँ आगा 5/3। तो 5/3 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और कल के लिए नई साल मुबारक हो सभी को। ठीक है, 1 तारीख के लिए, और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये संडे का दिन है और 31 दिसंबर है। ठीक है, और कल के लिए हैप्पी न्यू ईयर सभी बच्चों को हाथ जोड़कर, और मेरे सभी सब्सक्राइबर को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, हैप्पी
न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर कौन सा साल है ये? 2024 की। सभी खुश रहें, सभी बच्चे पास हों और सभी के जीवन में जो है इतनी खुशियाँ आएँ कि वो खुशियाँ जो है समेटी भी ना जाएं। ठीक है, सभी खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच।